जय भारत बच्चा लोग। तो हमने अपना वेव्स का स्ट्रिंग वेव्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं ये सब मैंने तुम्हें बताया। हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। तो अपने हम वेव्स के अब सेकंड पार्ट में चलते हैं जिसको हम कहते हैं साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हम लोग, है ना। साउंड वेव्स में पहले इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन में ना कुछ टर्म्स हैं जो अपने को समझने हैं। सबसे पहला टर्म जो अपने को समझना है वो है रेंज ऑफ हियरिंग, है ना। रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है, हम कितने साउंड को सुन सकते हैं और कौन से साउंड को हम सुन नहीं सकते ना। ये जस्ट थोड़े थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इनका कोई न्यूमेरिकल एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट देख लो। तो जो तुम्हारा ह्यूमन ईयर होता है ना, ह्यूमन ईयर ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है ना। साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए ना। हर्ट्स लिख दिया मैंने, इसका मतलब तुम्हें क्या समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी यदि 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में है तो वो साउंड हम सुन सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने तुम्हें दिखाया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसका एक छोटा सा पार्ट था विजिबल लाइट। तो लाइट का वेवलेंथ या लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ दो वैल्यू के बीच में होना चाहिए, तभी हम उस लाइट को देख सकते हैं, जो कि विबग्योर रीजन होता है ना, विजिबल लाइट। उसी तरह साउंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बट हम कौन सा सुन सकते हैं, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म और है। यदि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स होगा तो इस साउंड को हम क्या कहते हैं, इसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है ना, इंफ्रासोनिक। और अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 होगा, है ना, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स, तो इसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। क्लियर सभी को। अभी जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये दोनों साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मैं कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो जस्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट्स है ना। फिर स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, कि हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 330 मीटर्स पर सेकेंड लेते हैं, कहीं 328 मीटर्स पर सेकेंड भी लिखा रहता है। ये जनरल स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, है ना। स्पीड ऑफ साउंड एट एनटीपी इन एयर। क्लियर, ये एयर पे है ना। एनटीपी मतलब तुम्हारा जो नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। क्लियर, तो उस पर तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड होता है 330 मीटर पर सेकेंड। एनटीपी क्या टर्म है, ये तुमने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट हम लेते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, है ना। उस पर स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 330। क्लियर, तो इस स्टेटमेंट के अंदर ना ये डेटा छोटा सा है, बट इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई है जो आगे आगे चैप्टर में खुलती जाएंगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसका मतलब ये कि ज़रूर जो स्पीड ऑफ साउंड है तुम्हारा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता होगा, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। दूसरा क्या, ज़रूर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में बोला गया है इतना है। इसका मतलब अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, मतलब पानी में या सॉलिड में करूं, तो ज़रूर स्पीड ऑफ साउंड बदल जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो जो साउंड वेव है, याद करो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स एक पढ़ा था टॉपिक स्ट्रिंग वेव्स में, तो उसमें अलग अलग टाइप के वेव्स थे, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, और हमने सबका एग्जाम्पल भी लिखा था। साउंड वेव जो अभी गायब हो गया था, साउंड वेव एक ऐसा वेव है जो मैकेनिकल है और लॉन्गिट्यूडनल है ना। मैकेनिकल वेव क्या होता है, जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, है ना। जैसे लाइट वेव, ये नॉन मैकेनिकल वेव है ना, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सन से लाइट अर्थ तक पहुंच रहा है, जबकि बीच में कहीं कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, है ना। सन कितना दूर है, बीच में पूरा स्पेस है, पूरा वैक्यूम है, बट फिर भी लाइट पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा वेव है जो नॉन मैकेनिकल है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और लाइट भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं, बट साउंड को है। अगर सन पे खड़ा होकर तुम चिल्लाओगे तो अर्थ तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तुम कितनी भी जोर कितना भी बड़ा लाउड स्पीकर लगा दो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत दूर तक आवाज़ नहीं पहुंचती है। मैं यहाँ भी खड़ा होकर चिल्लाऊंगा, यहाँ मीडियम है, बट शायद 500-400 मीटर दूर बाद या 200 मीटर दूर बाद ही आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, वो एक अलग बात है। बट मैं अगर बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगा दूँ यहाँ पे तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी। बट अगर मैं यहाँ वैक्यूम कर दूँ और मैं कितना भी बड़ा लाउड स्पीकर लगा दूँ, आवाज़ ट्रैवल नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम चाहिए, वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकता। क्लियर, क्यों ऐसा है, क्यों मीडियम चाहिए, वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। दूसरा साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है।
लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है ना। हमने एक टर्म पढ़ा स्ट्रिंग वेव्स में, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि अगर वेव ट्रांसवर्स है, इसका मतलब वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड है ना, VW, वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता है ना। हमने वो बहुत सारे एनिमेशन और वीडियोस में इस चीज़ को देखा। सिमिलरली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इसकी खास बात क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की खास बात यह है कि वेव का स्पीड और पार्टिकल का स्पीड पैरेलल होता है। मतलब अगर साउंड वेव ऐसा ट्रैवल कर रहा है ना, लॉन्गिट्यूड, हर लॉन्गिट्यूडल वेव में ऐसा होता है, तो साउंड वेव अगर ऐसा ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है, इसमें भी पार्टिकल एसएचएम ही करते हैं। ट्रांसवर्स में भी पार्टिकल एसएचएम करते हैं, वो वाई एक्सिस पे करते थे। अगर वेव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल वाई एक्सिस पे एसएचएम करते थे, ये ट्रांसवर्स वेव था। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है कि यदि वेव एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल भी एक्स एक्सिस पर ही एसएचएम करते हैं। समझ आया? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की पहचान है। तो इसीलिए साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो अभी जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साउंड वेव के बारे में या लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, वो सब कुछ यहाँ चल रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ ना और तुम तक आवाज़ पहुँच रही है क्लियर, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो क्या क्या चीज़ें चल रही है वो ध्यान से आओ देखते हैं ना। तो अपने को भी पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो है ना। लेट अस से मेरे पास कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं ये क्या है? ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? और इसको मैंने ना एक क्लोज्ड एरिया में मान लो रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे मेरे पास एक पिस्टन है। पिस्टन मतलब ये ऐसा पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा है ना। ये पिस्टन क्या कर सकता है? ये ऐसे आगे पीछे कर सकता है। तो तुम ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब मैं पिस्टन को मूव कराऊंगा तो क्या होता है ना। तो उस चीज़ को देखना। क्लियर? ध्यान से देखो है ना। तुम देख रहे होगे कि कुछ तुम्हें ऐसे राइट साइड ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। कोई तो चीज़ है जो ऐसे राइट साइड ट्रैवल कर रही है। तो क्या चीज़ राइट साइड ट्रैवल कर रहा है ना, वो क्या चीज़ है? तो उसी चीज़ को हम वेव कहते हैं है ना। ये वेव है जो राइट साइड ट्रैवल कर रहा है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि ये पार्टिकल्स हैं जो राइट साइड ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं, पार्टिकल्स राइट साइड ट्रैवल नहीं करते हैं। ध्यान से देखो क्या होता है। कोई भी एक पार्टिकल ना अपने बाजू वाले पार्टिकल को ऐसे धक्का मारता है। क्लियर? तो बाजू वाला पार्टिकल फिर अपने बाजू वाले को मारता है, फिर बाजू वाला अपने बाजू वाले को मारता है। तो उसके कारण क्या होता है? हर पार्टिकल अपने बाजू वाले को एक ऐसे धक्का मारता है और धक्का मारने के बाद फिर वो क्या करता है? कुछ दूर जाके वापस अपनी जगह पे आ जाता है ना। बट इसको अब धक्का लग गया जो यहाँ पे खड़ा था, तो इसने अब क्या किया? अपने बाजू वाले को धक्का मारा, बट धक्का मार के फिर वो वापस अपनी जगह पे चला गया। इससे क्या हुआ? पार्टिकल्स अपनी जगह पे रख गए, बट जो धक्का लगा था वो आगे की तरफ ट्रैवल कर गया है। समझ आया? इसका और एक एग्जांपल क्या था जो मैंने तुम्हें स्ट्रिंग वेव्स में दिया था कि जब कोई मूवी टिकट के लाइन में अगर तुम खड़े हो है ना, तो सबसे लास्ट वाला पर्सन अगर धक्का मारता है तो आगे तक असर पता चलता है, बट हर कोई अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है वापस आके, है ना। तुमने पुश किया अपने सामने वाले को, उसने अपने सामने वाले को, उसने अपने सामने वाले को, बट उसने पुश करके फिर वापस अपनी जगह पे आ गए। हाँ, अगर तुम बहुत ज़ोर से मार दोगे तो वो लोग गिर भी सकते हैं, बट वो वापस फिर अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। तो तुमने जो डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट किया वो आगे तक गया, बट पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह से आगे गए और वापस फिर अपनी जगह पे आ गए। मतलब पार्टिकल्स ऑसिलेट किए लेकिन डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रैवल किया। समझ आया? तो यहाँ पे देखो जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो रहा है ना, तुमने जो धक्का मारा तो तुम्हारा डिस्टर्बेंस, मान लो ये लाइन है ऐसी है ना, यहाँ से एक तुम्हारे सामने एक खड़ा है, फिर एक खड़ा है, एक खड़ा, तो लाइन ऐसी है इस डायरेक्शन में, तो डिस्टर्बेंस भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। और जो पर्सन को धक्का लगा वो आगे ऐसे झुका और फिर अपनी जगह पे आ गया। तो देखो पर्सन जो था, जो पार्टिकल जिसको हम कह रहे हैं, उसका भी मोशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस और पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। ऐसा वेव लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है ना। सिर्फ कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को अगर तुम देखोगे, है ना, अगर तुम कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देखो, अपने मन से तुम कोई सा भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल सेलेक्ट कर लो यहाँ पे ना, मैं फिर से इसे करता हूँ, तो अपने मन से कोई सा भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल सेलेक्ट कर लो तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है ना। तुम देखो, मान लो मैं लेटस से इस पार्टिकल की बात करता हूँ, तुम इसका मोशन देखना सिर्फ, है ना। ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है ये कैसा मोशन कर रहा है जो यहाँ पर है, ठीक है।
ठीक है, वो देखो वो उधर राइट साइड गया और फिर रिटर्न आ गया, है ना, और फिर लेफ्ट साइड आया, फिर कोलाइड किया और फिर आगे की तरफ गया। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल वहीं पे खड़ा होकर एसएचएम कर रहा है, समझ आया। बट क्योंकि वो बाजू वाले को धक्का मार रहा है तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो अभी ये डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, मैं पिस्टन को ऐसे आगे पीछे कर रहा हूँ, तो मैंने इधर से धक्का मारा, मतलब मैंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो पिस्टन मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया। मैंने इधर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो यहाँ तक पहुँचा, और इसी तरीके से वो क्या होगा, वो आगे की तरफ भी जाएगा। समझ आई बात। तुम किसी एक पार्टिकल को देखोगे तो तुम्हें वो क्या दिखाई देगा कि वो अपनी जगह पे खड़ा होकर के थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, इस तरीके से कर रहा है। क्लियर। तो मैंने जो सोर्स पे मोशन क्रिएट किया, सोर्स पे, है ना, आगे पीछे, वही हर पार्टिकल कर रहा है, ईच एंड एवरी पार्टिकल, है ना, ईच एंड एवरी पार्टिकल वही कर रहा है जो सोर्स किया। तो ये बात यहाँ पर भी वैलिड है, क्योंकि ऐसा हर वेव में होता है, इसीलिए वेव की फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। क्लियर। तो ये एक पॉइंट तुम्हारे पास अभी तक जो मैंने बताया उसमें से तुम्हारे पास क्या क्या नोटेड होना चाहिए। तुम्हारे पास होना चाहिए, पहली एक चीज़ नोटेड क्या, नंबर 1 कि जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है और जो डिस्टर्बेंस का ट्रेवल है वो दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। सेकेंड पॉइंट, ईच एंड एवरी पार्टिकल अपने जगह पे खड़ा होकर क्या करता है, एसएचएम करता है ना, एक्स एक्सिस पर एसएचएम कर रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल। फिर नेक्स्ट पॉइंट तुम क्या लिखोगे कि जो मोशन सोर्स ने किया ना, पिस्टन को भी तुम वही कर रहे हो, तुम पिस्टन को तुमने आगे बढ़ाया फिर पीछे खींचा, तभी तो सारे पार्टिकल भी आगे पीछे कर रहे हैं। तो जो मोशन सोर्स या पिस्टन ने किया वही सारे पार्टिकल करेंगे, इसीलिए इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स पे। क्लियर। तो इस तरह का तुम्हारा मोशन हो रहा है। अभी तुम अगर ध्यान से देखोगे ना इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इसमें कहीं पर कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि, है ना, कई जगह पे, अगर मैं जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ इसे, कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि पार्टिकल्स ना बिल्कुल ऐसे पास पास आ जा रहे हैं, है ना। तुम देखो कुछ दूर में तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ये पार्टिकल्स देखो बिल्कुल पास पास चल रहे हैं, है ना, बिल्कुल पास पास चल रहे हैं। क्लियर। और कहीं कहीं पे देखो लग रहा है कि जगह बहुत ज़्यादा है बीच बीच में। ठीक है, यहाँ पे बहुत पार्टिकल्स के बीच में दूरी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे देखो पार्टिकल्स के बीच में दूरी कम है। क्लियर। तो ऐसा डिज़ाइन बार बार बन रहा है जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में दूरी कम हो जा रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, है ना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का कुछ नाम दिया जाता है, और जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के दूर दूर रहते हैं उनको भी कुछ नाम दिया जाता है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारा जस्ट हम थोड़ा सा और इसे ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या चीज़ हो रहा है। जहाँ पे पार्टिकल पास पास आ रहे हैं ना, तुम देखो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ, है ना, ये क्या ट्रैवल कर रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रैवल करी, तुम्हें दिख रहा है। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं, यहाँ भी पास पास हैं, यहाँ भी पास पास, बट इधर देखो यहाँ बीच में दूर दूर है। क्लियर। तो जहाँ पे पार्टिकल पास पास होते हैं उनको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं बिल्कुल, इनको नाम दिया गया है कंप्रेशंस। क्या बोला जाता है इनको, कंप्रेशन। और जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है ना, इन सारे जगहों को देखो, इनको बोला जाता है रेयरफैक्शन। क्या बोला जाता है, रेयरफैक्शन। क्लियर। तो पार्टिकल्स जहाँ बिल्कुल पास पास आ गए वहाँ क्या हो गया, बिल्कुल दब गए एक साथ, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये सब हाई प्रेशर रीजन है ना। और जहाँ रेयरफैक्शन है, यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है। क्लियर। क्योंकि वहाँ पे बहुत जगह है ना, हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, जहाँ सब कुछ एक साथ आकर कैसे चिपक जाएगा, वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे वहाँ पे प्रेशर कम होगा। क्लियर सभी को। तो यहाँ ये एक इसका एग्जाम्पल है ना। तो उस हाई प्रेशर रीजन को क्या बोला जाता है, कंप्रेशन, और लो प्रेशर रीजन को क्या बोला जाता है, रेयरफैक्शन। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ और बोली जाती है कि साउंड वेव को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेशर वेव। क्लियर। साउंड वेव को एक दूसरा नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं प्रेशर वेव। ठीक है, इसलिए उसको प्रेशर वेव्स भी बोला जाता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ना, फिर से वो तुम्हें ये चीज़ बता रहा है, क्या, मैं तुम्हें शो करता हूँ। वो तुम्हें क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम किसी भी एक पार्टिकल को देखोगे,
है ना, किसी भी एक पार्टिकल को, तो तुम्हें वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे होता हुआ दिखाई देगा, है ना, यही एग्जैक्टली वो चीज़। क्लियर? हर पार्टिकल क्या करता है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे होता रहता है ना। कोई सा भी पार्टिकल लो, उसका एक मीन पोजीशन होगा और वो उसके आगे पीछे करता रहेगा, है ना। ईच एंड एवरी पार्टिकल यही करता है, अपने मीन पोजीशन पे रह करके ऐसे आगे पीछे करता रहता है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, वहाँ पे मीन पोजीशन पे पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे करता था, डिस्टर्बेंस इधर जा रहा है एक्स एक्सिस पे बट पार्टिकल वाई एक्सिस पे। बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा है, वेव भी, डिस्टर्बेंस भी आगे जा रहा है और पार्टिकल भी एक्स एक्सिस पर ही एसएचएम कर रहे हैं। समझ आ गई बात सभी को? तो इसीलिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, है ना, कि जब हम बात करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की, तो वो क्या करता है, वो अपने जगह पे खड़ा होकर के एसएचएम करता है। ठीक है, तो तुमने जो अभी 3 पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था और उसके साथ तुम चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, एक इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, जो अभी वहाँ पे ड्रॉन था। उसमें तुम क्या दिखाओगे कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक पिस्टन है, ठीक है, इस पिस्टन को तुमने आगे पीछे मूव किया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, है ना, आगे, है ना, ये पार्टिकल्स मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ रीजन ऐसा आ जा रहा है जहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जा रहे हैं एक दूसरे के, है ना, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जा रहे हैं एक दूसरे के। क्लियर? पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जा रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, और कहीं कहीं पे पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर हैं एक दूसरे से। क्लियर? तो जो पास पास वाली जगह है ना, यहाँ पे तुम भी डॉटेड बनाना, मैंने लाइन लाइन बना दिया, तुम डॉट डॉट ही बनाना, जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास आ जा रहे हैं एक दूसरे से, इन सबको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशंस कहते हैं। क्लियर? और जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं एक दूसरे से, इनको क्या बोलते हैं हम, रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन। क्लियर? तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिल करके क्या बनाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं, है ना। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं, और जो सोर्स करता है वही बाकी पार्टिकल्स भी करते हैं। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होता है। साउंड वेव कैसे क्रिएट होता है, अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें पता है ना, और मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता होगा कि अंदर गले में लैरिंक्स है ना, वो वाइब्रेट करता है, तो वही काम यहाँ पे पिस्टन कर रहा है। ड्रम बजाते हो जब तुम, तो ड्रम के ऊपर जो कवर लगा होता है ना, वो ड्रम का मेम्ब्रेन कहते हैं हम उसको, है ना, जिसको तुम पीटते हो, है ना। मान लो ये तुम्हारे पास एक ड्रम है ऐसा, क्लियर, तो तुम इसके ऊपर अपने स्टिक से मारते हो। क्लियर? तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन वो ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। क्लियर? तो वही यही काम ये पिस्टन कर रहा है। और साउंड कैसे ट्रैवल करता है, यहाँ पे एयर होता है, तो एयर के पार्टिकल्स के साथ एग्जैक्टली यही चीज़ होता है जो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा था, है ना। वो पास आते हैं, दूर जाते हैं, और हर पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी जगह पे खड़ा होकर एसएचएम कर रहा है। वो एसएचएम कर रहा है, जा रहा है और वापस आ जा रहा है, वो भाग ही नहीं जा रहा। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि पार्टिकल भी भाग जाता, तो इतनी दूर में वैक्यूम हो जाता जहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। पार्टिकल अपने बाजू वाले को धक्का मार रहा है और धक्का मार के वापस आ जा रहा है, तो उसके आगे वाला पार्टिकल फिर अपने आगे वाले को धक्का मार रहा है और धक्का मार के वापस आ जा रहा है। इस तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड ट्रैवल कर रहा है। क्लियर सभी को ये चीज़? तो हर जगह मीडियम में यही होता है। ठीक है, तो ये तरीका है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे फॉर्म करता है ये हमने अभी अभी स्टडी किया। नेक्स्ट, अब अपने को बनाना है वेव इक्वेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या है और इसे डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? एक्चुअल में अभी अभी तुमने क्या देखा कि मैंने तुम्हें क्या बोला कि जो साउंड वेव्स है उसको प्रेशर वेव भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ना हमें साउंड वेव का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन अलग पढ़ना है, प्रेशर वेव इक्वेशन अलग पढ़ना है। क्लियर? तो हम इसीलिए अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेव अलग और प्रेशर वेव इक्वेशन अलग। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, ये साइन या कॉस किसी का भी फंक्शन हो सकता है ना। मैंने इसको कॉस का फंक्शन लिखा है, तुम्हें ये बात पता है ना, कि वो साइन होगा या कॉस होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके इनिशियल फेज पे डिपेंड करेगा। तो ये साइन या कॉस किसी का भी फंक्शन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वेव। ये साइन कॉस का फंक्शन क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये साइन या कॉस का फंक्शन क्यों है ना। ये इसीलिए है क्योंकि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, और यहाँ पर भी S0 क्या है,
है ना। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे वहाँ पे साउंड वेव में हमने इसी चीज़ को, जब हमने साउंड वेव पढ़ा था, जब हमने ट्रांसवर्स वेव पढ़ा था या स्ट्रिंग वेव पढ़ा था, तो यही इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन या कॉस जो भी तुम लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई था, जहाँ y क्या था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ भी s क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। किसका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का, याद रखना है ना, किसी भी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एस नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल का सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना हो सकता है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो तुम ध्यान से देखो, एक बार मैं तुम्हें फिर से इस चीज़ को समझाता हूँ, है ना। लेट अस से तुम्हारा कोई भी एक पार्टिकल अगर SHM कर रहा है ना, कोई भी एक पार्टिकल अगर SHM कर रहा है तो वो, है ना, यहाँ पर देखो, ठीक है, बिल्कुल ये एक पार्टिकल आगे पीछे, है ना, आगे पीछे ये इस तरीके से SHM करता है, ये अपने मीन पोजीशन से आगे और पीछे होता रहता है। समझ आया बात सभी को। तो कोई सा भी पार्टिकल अगर हम देखेंगे तो हर पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे SHM कर रहा है ना। ये एक पार्टिकल है, ये भी आगे पीछे कर रहा है, ये भी आगे पीछे कर रहा है। तो हर पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे पीछे SHM कर रहा है। तो अगर अब मैं तुम्हें यहाँ पर शो करूँ, है ना, लेट अस से सेम डायग्राम मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ ना। इधर तुम्हारा सोर्स है पिस्टन, है ना, पिस्टन क्या काम कर रहा है यहाँ पे, सोर्स का। क्लियर, ये चीज़ तुम पीछे डायग्राम में भी नोट कर सकते हो कि यहाँ पे पिस्टन क्या काम कर रहा है ना, पिस्टन किस चीज़ का काम कर रहा है, सोर्स का, है ना। वो अपनी जगह पे खड़ा होकर SHM कर रहा है और वही डिस्टर्बेंस आगे की तरफ सेम टू सेम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन हमारा सोर्स है। अब जो पार्टिकल लेटस से यहाँ पे था, है ना, मैं मान लेता हूँ कि ये वाली लाइन इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल लेटस से इतनी दूर में SHM करने वाला है। ये इसका माइनस S0 है और ये इसका प्लस S0 है। बोलिए माइनस S0 प्लस S0 क्या है, SHM में एक माइनस A प्लस A होता है ना, तो ये वो SHM करने वाला है। तो ये S क्या है, लेट अस से किसी भी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो दिस इज S, है ना, कि उसने अपना मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो वो है S। समझ आ गई बात सभी को कि उसने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो वो उसका S है। याद रखो, मान लेते हैं जहाँ पे सोर्स है ना, लेट अस से ये मैं x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर, मान लेते हैं ये मेरा y एक्सिस है और मान लेते हैं ये मेरा x एक्सिस है ना, इधर ही ऐसा। तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट नहीं है ये, याद रखना, ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट नहीं है, ये पार्टिकल का सिर्फ मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, सिर्फ इतना, इतनी चीज़ S है। अगर तुम्हें पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, तो तुम्हें इसका मीन पोजीशन पता होना चाहिए। लेट अस से यहाँ पे x की वैल्यू x0 है। क्लियर, तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0 प्लस s, है ना। अगर पार्टिकल अभी यहाँ पहुँचा है और उसका मीन पोजीशन कितना था, मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ, ये लेट अस से मीन पोजीशन x0 पे था, है ना। पार्टिकल का मीन पोजीशन यदि x0 पर है तो तुमने उसका अभी s से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, है ना। अगर ये x और y एक्सिस, तो इधर ओरिजिन होगा ना, है ना, इधर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये ओरिजिन होगा। तो x0 प्लस s, है ना, अगर हम एक्सिस पे देखेंगे तो पार्टिकल x0 पे मीन पे था, तो x0 प्लस s उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो माइनस s भी हो सकता है पार्टिकल पीछे भी जाए, तो x0 प्लस माइनस s, है ना। अगर वो SHM कर रहा है तो अपने मीन से आगे भी जाएगा, मीन से पीछे भी जाएगा, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन तुम्हें कब मिलेगा, जब तुम उसमें x0 और ऐड कर दोगे। क्लियर, तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है ना। तो यहाँ पे भी तुम्हें ब्रैकेट में ये चीज़ें अब लिखनी चाहिए कि यहाँ पे x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, कब, जब सोर्स ओरिजिन पे है, तो, है ना, व्हेन सोर्स इज एट ओरिजिन, ऐसा लिखना है यहाँ पे ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन सोर्स इज एट ओरिजिन, लिख लोगे सब। x0 क्या है, मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल,
मतलब जो भी उसका मीन पोजीशन है उसमें तुम्हें s को प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब तुम्हें x कोऑर्डिनेट मिलेगा। ट्रांसवर्स में ऐसा नहीं था। ट्रांसवर्स में सबका मीन पोजीशन y इक्वल टू 0 पे था, वो सब y एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहे थे, है ना। तो सबका मीन पोजीशन y इक्वल टू 0 पे था, तो तुम्हें y कोऑर्डिनेट भी इसी से मिल जाता था, है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें कि जब ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन तुमने बनाया था, है ना, तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते थे, क्लियर। तो सबका मीन पोजीशन एक्स एक्सिस पे होता था, है ना। सबका मीन पोजीशन कहाँ था, हर पार्टिकल का मीन पोजीशन यही था ना। तो सबका y इक्वल टू 0 ही था, है ना। सबका मीन पोजीशन y इक्वल टू 0 था, और जो भी वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेता था वही उसका टोटल y कोऑर्डिनेट भी हो जाता था, है ना। तो ट्रांसवर्स इक्वेशन में जब तुम ये इक्वेशन बनाते थे y इक्वल टू y कॉस नहीं, a कॉस या साइन कुछ भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, कॉस या फिर साइन जो भी लिखना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई जब तुम करते थे तो यही y कोऑर्डिनेट भी होता था और यही डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन भी होता था, क्योंकि सबका मीन पोजीशन y इक्वल टू 0 पे था। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि सबका मीन पोजीशन अलग अलग है ना। कोई पार्टिकल यहाँ पर है, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, कोई पार्टिकल यहाँ है, तो सबका मीन पोजीशन अलग अलग है और हर अपने मीन पोजीशन पे एसएचएम कर रहे हैं। देखो है ना, इस डायग्राम में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। इस पार्टिकल का मीन पोजीशन कहीं यहाँ पर होगा, है ना। इस पार्टिकल का मीन पोजीशन लाइन ये होगा, इसका मीन पोजीशन लाइन ये होगा, इसका मीन पोजीशन वाला लाइन ये होगा, इसका ये होगा। तो इस पार्टिकल का मीन पोजीशन यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, तो सबका अलग अलग मीन पोजीशन है। क्लियर सभी को, सबका मीन पोजीशन अलग अलग है। तो जितना भी उसका मीन पोजीशन है उसमें तुम्हें s को ऐड करना पड़ेगा यदि पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे है, या फिर s को माइनस करना पड़ेगा यदि पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे है। सीधी सी बात। क्लियर सभी को, वही चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ और आई थिंक ये सबको क्लियर है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इन केस ऑफ साउंड वेव इक्वेशन उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना स्ट्रिंग वेव्स में है, क्योंकि इक्वेशन सेम बन रहा है। बस मैं तुम्हें थोड़ी सी भावनाएं समझा रहा हूँ, है ना, कि हम कैसे हर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग आएगा और ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दे रहा है और सबका मीन पोजीशन अलग अलग है ना। इस पार्टिकल का मीन अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। जितना भी उसका मीन पोजीशन है उसमें s को ऐड कर दो यदि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से आगे है, और s को माइनस कर दो यदि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से पीछे है। बस क्लियर। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बस इतना सा बात तुमको यहाँ पे समझना है। क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन कहते हैं। और ये तुम्हारा फॉर्मेशन बताता है किसका, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। सारे पार्टिकल पैरेलल टू एक्सिस मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन आया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें ठीक है, फिर एक नेक्स्ट टाइप का हमारा इक्वेशन होता है जिसको हम प्रेशर वेव इक्वेशन कहते हैं। उस पर भी हम लोग आते हैं आज, है ना। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि प्रेशर वेव इक्वेशन क्या चीज़ है, तो तुम इस पॉइंट को समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्लियर हो गया। क्या क्या तुम्हें याद रखना है, ये इसका इक्वेशन है, S0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, सॉरी S0 है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, S0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसके मीन पोजीशन को तुम्हें ऐड कर देना पड़ेगा। क्लियर सभी को। तो पार्टिकल्स x एक्सिस पे अलग अलग जगह रखे हैं, बट जहाँ भी रखे हैं SHM कर रहा है। क्लियर सभी को, वो SHM कर रहा है, ठीक है। आओ नेक्स्ट टाइप का जो इक्वेशन है वो है प्रेशर वेव इक्वेशन। प्रेशर वेव इक्वेशन होता है डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहाँ पे डेल्टा P क्या है, डेल्टा P है चेंज इन प्रेशर। ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा ना चेंज क्यों। और डेल्टा P0 है ऑब्वियसली मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। अब चेंज इन प्रेशर और मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर की क्या कहानी है, तो वो कहानी क्या है आओ देखते हैं एक बार। तुम देखो जब पार्टिकल्स पास पास आ जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला,
जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। मान लो तुमने इसमें साउंड वेव जनरेट नहीं किया होता, है ना, लेट अस से तुमने इसमें साउंड वेव जनरेट नहीं किया होता, क्लियर, तुमने इस पिस्टन में अभी साउंड वेव जनरेट नहीं किया है, तो भी तो पार्टिकल्स हैं ना यहाँ पे, तो अभी भी कुछ प्रेशर होगा, अभी भी कुछ प्रेशर होगा। बट जब तुमने साउंड वेव जनरेट कर दिया उसके बाद भी कुछ प्रेशर आया, है ना, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे अगर इस रूम में नहीं बोल रहा हूँ, है ना, अगर मैं इस पर्टिकुलर रूम के अंदर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, क्लियर है ना, लेटर से भी पिस्टन मूव करना चालू नहीं किया है और पार्टिकल्स ऐसे हैं, तब भी तो कुछ प्रेशर होगा ना। और जब पिस्टन मूव करना चालू कर देगा तो पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो भी कुछ प्रेशर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर में चेंज आया। उसी का इक्वेशन होता है प्रेशर वेव इक्वेशन। मैं हर पॉइंट पे प्रेशर का चेंज दे, जैसे मान लो अभी मैं चुप हूँ बिल्कुल, तब इस पॉइंट का कुछ प्रेशर होगा, और अभी मैं जब बोल रहा हूँ तभी भी यहाँ पे जो पॉइंट है, जो पार्टिकल है, तभी भी उसका कुछ प्रेशर है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो चेंज इन प्रेशर कहलाता है। समझ आई बात तुम्हें? तो चेंज इन प्रेशर का मीनिंग आई थिंक सभी को क्लियर होगा, है ना। चेंज इन प्रेशर क्या है, जब साउंड वेव नहीं है और जब साउंड वेव है उसके बीच का डिफरेंस मेजर करते हैं हम लोग। मतलब मेरे बोलने से या साउंड वेव के जनरेट होने से, है ना, साउंड वेव के जनरेट होने से किसी भी पॉइंट पे कितना प्रेशर का चेंज आया, क्योंकि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बना ना, जब साउंड वेव नहीं था तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं था, है ना, जब साउंड वेव नहीं था तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं था, बट जब साउंड वेव बना तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आया, तो उस कारण हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज किया। जहाँ कंप्रेशन हुआ वहाँ प्रेशर बहुत बढ़ गया, जहाँ रेयर फ्रैक्शन हुआ वहाँ प्रेशर बहुत कम हो गया। बट जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो एग्जैक्ट प्रेशर की वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम डिफरेंस लिखते हैं। कब का, कौन कौन सा, किसका किसका चेंज, किसका किसका डिफरेंस, व्हेन साउंड वेव इज प्रेजेंट एंड व्हेन साउंड वेव इज नॉट प्रेजेंट, उसके बीच का डिफरेंस, उसी को चेंज बोला गया है। समझ आया? जब साउंड वेव बना दिया तुमने तब जो प्रेशर है, और जब साउंड वेव नहीं था, इसलिए उसको चेंज इन प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो चेंज इन प्रेशर है ना, चेंज इन प्रेशर है, इसका एक वैल्यू है इसके एम्पलीट्यूड का, ये है बी के एस नॉट। अब इसमें बी क्या है, बी कहलाता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, जिस मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रहा है, ऐसे मान लो यहाँ पे एयर है, हो सकता है तुम सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ हाइड्रोजन या सिर्फ नाइट्रोजन में ट्रैवल कराओ, तो सबका बल्क मॉडुलस अलग अलग आएगा। क्लियर? तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है उस मीडियम का, जो हमें इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ना है। के क्या है, के फिर से तुम्हारा वही सेम चीज़ है, 2 पाई बाई लैम्डा, वेव नंबर, है ना, जिसको हम क्या कहते थे, वेव नंबर। और एस नॉट क्या है, एस नॉट वही एस नॉट है जो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन में था, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। किसका डिस्प्लेसमेंट, ऑफ पार्टिकल, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर? तो ये तुम्हारा जस्ट तुम्हें ये टर्म याद रखना है, इसका हमारे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर उसने तुम्हें बल्क मॉडुलस का वैल्यू दे दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना। तो बी के एस नॉट क्या है ना, बी के एस नॉट क्या है, बी के एस नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव, है ना, ये प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड है, क्योंकि देखो ये एम्पलीट्यूड की जगह लिखा हुआ है ना, ए साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस 5 होता था ना, तो ये किसकी जगह लिखा हुआ है, ये एम्पलीट्यूड की जगह लिखा हुआ है। क्लियर? तो इसको एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव इक्वेशन कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। क्यों मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, ये कहाँ से आया सर? अब देखो डेल्टा पी नॉट है ना, ये चेंज इन प्रेशर है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर होगा, है ना, सबसे ज़्यादा चेंज इन प्रेशर जहाँ पे हुआ। क्लियर सभी को? तो इसलिए डेल्टा पी नॉट और फिर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। क्लियर सभी को ये चीज़? तो तुम्हें इम्पॉर्टेंट क्या है, तुम ये तो ज़्यादा एक बी के एस नॉट याद रख लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जब डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन कॉस में लिखाया तो प्रेशर वेव इक्वेशन साइन में लिखाया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव इक्वेशन में
π/2 का फेज डिफरेंस होता है ना। कितने का फेज डिफरेंस होता है? π/2 का। आओ इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, है ना। इस पर्टिकुलर डायग्राम में तुम देखो, ये यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन लिखा। ये SM क्या है, जिसको हम S0 लिख रहे थे। cos kx माइनस ओमेगा टी इसने फाई नहीं लिखा। डेल्टा P क्या है? डेल्टा P चेंज इन प्रेशर है, और इसको ये डेल्टा P0 है ना, साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो ये प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t का ही फंक्शन है सारे वेव इक्वेशन, और ये एम्पलीट्यूड है उसका डेल्टा PM, और ये ऑसिलेटिंग टर्म है ना, मतलब जो साइन या कॉस का टर्म होता है उसको हम ऑसिलेटिंग टर्म कहते हैं। और ये दोनों उसके ग्राफ हैं। ये S वर्सेस X ग्राफ है ना। S हम लोग यहाँ पे y एक्सिस पे लिख रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ X है, क्लियर है ना। ये y एक्सिस है और इधर X, तो दिस इज S वर्सेस X ग्राफ, और ये जो है ये डेल्टा P वर्सेस X ग्राफ है ना। किसका ग्राफ है ये? डेल्टा P वर्सेस X। तो तुम देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट वेव कॉस है तो प्रेशर वेव साइन है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं आज, है ना, कि इसका एप्लीकेशन क्या है इस चीज़ का। प्रेशर का इक्वेशन साइन का ग्राफ बना हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कॉस का, आई थिंक वो कॉस साइन क्या है मुझे अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये ग्राफ देखो ऊपर से चालू हो रहा है तो ये कॉस का ग्राफ है, और ये 0 से ग्राफ चालू हो रहा है तो वो साइन का ग्राफ है, ठीक है। अब इन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि कॉस साइन में होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ये कंप्रेशन। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हैं? पास पास। यहाँ पे भी पार्टिकल्स पास पास हैं, है ना। अगर मैं पार्टिकल्स ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तुम्हें क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास हैं एक दूसरे के, क्लियर। और यहाँ पर भी पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास हैं एक दूसरे के, है ना, बिल्कुल पास पास हैं एक दूसरे के, बट बीच में यहाँ पे दूर दूर है। तो ये पॉइंट कंप्रेशन है और ये पॉइंट भी कंप्रेशन है, क्लियर सभी को। तो जो कंप्रेशन वाला पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो इसीलिए अभी तुम ये बीच वाला ग्राफ को भूल जाओ, है ना। सिर्फ देखो कंप्रेशन वाला पॉइंट मैंने बिल्कुल इसलिए इसने बिल्कुल स्ट्रेट में बनाया। जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा, है ना, ये वाला चीज़ रेयर फ्रैक्शन है, वहाँ पे प्रेशर सबसे कम होगा, क्लियर। तो ये कंप्रेशन का पॉइंट है और ये रेयर फ्रैक्शन का पॉइंट है। तो जब तुम P वर्सेस X ग्राफ बनाओगे, है ना, ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके तुम्हें बताता हूँ। अगर हम P वर्सेस X ग्राफ बनाएंगे, क्लियर, ड्रॉ करते हैं हम P वर्सेस X ग्राफ। P वर्सेस X नहीं बोलना चाहिए मुझे, डेल्टा P वर्सेस X, है ना। अगर डेल्टा P वर्सेस X ग्राफ बना और वो ऐसा ग्राफ है, तो अगर मुझे आइडेंटिफाई करने बोला गया तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, तो ये वाला जो पॉइंट्स है ये दोनों, ये क्या होगा? ये दोनों कंप्रेशन होंगे, है ना, क्लियर। इसको बोला जाता है पीक्स, है ना, पीक्स या फिर मैक्सिमा, पीक्स ऑफ डेल्टा P वर्सेस X ग्राफ, ये सब कंप्रेशन होते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है? ये रेयर फ्रैक्शन है। और अगर ये ग्राफ आगे गया, है ना, अगर ये ग्राफ ऐसे करके आगे जाएगा, सॉरी, अगर ये ग्राफ ऐसे करके आगे जाएगा तो ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों क्या कहलाएंगे? रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमा, या फिर, है ना, मिनिमा ऑफ डेल्टा P X ग्राफ, ठीक है। तो जो मैक्सिमा होंगे वो कंप्रेशन होंगे और मिनिमा होंगे वो रेयर फ्रैक्शन होंगे। तो वही चीज़ अपने को ग्राफ से समझना है, क्लियर सभी को। तो वो चीज़ इसने यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो ये बात अपने को समझना है ना। तो वो कंप्रेशन देखो ना, उसने बीच में यहाँ पर बॉक्स बना करके बताया कि दिस इज कंप्रेशन, जहाँ पार्टिकल्स क्या हैं? पास पास में हैं, क्लियर। अब कंप्रेशन में वो सारे पॉइंट्स है ना, वो वाले सारे देखो। रेयर फ्रैक्शन में क्या है? रेयर फ्रैक्शन में मिनिमा। इधर सिर्फ अभी डेल्टा P X ग्राफ को देखो, S वर्सेस X ग्राफ को मत देखना, सिर्फ डेल्टा P और X ग्राफ को देखो, ठीक है।
तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, वो पार्ट हमारा कहलाता है रेयरफैक्शन। क्लियर? तो इसीलिए ये दोनों पार्ट तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। अब दोनों को इसने क्या किया, कंबाइन कर दिया, है ना, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अभी देखो क्या हुआ, ठीक है, ये डेल्टा पी वेरी लेस देन पी को छोड़ दो, इस ग्राफ को देखो यहाँ पे, जब कंप्रेशन का पॉइंट है तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जब रेयरफैक्शन का पॉइंट है तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। बोलो जीरो ही है ना। एक्स एक्सिस अगर मैं इधर लेता हूँ, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में दोनों केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जीरो होगा। इस पॉइंट को तुम्हें नोट करना है ना। दोनों केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा, जीरो होगा। ये हम एसएक्स ग्राफ में देख सकते हैं। पीएक्स ग्राफ में क्या देख सकते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी, क्या कि जो पीक होगा, मैक्सिमा होगा, वो सब कंप्रेशन होगा, मिनिमा होंगे वो सारे रेयरफैक्शन होंगे। क्लियर? पी वर्सेस डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ की ये कहानी है। एस वर्सेस एक्स ग्राफ की कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है, वो हमें अच्छे से डिटेल में आज कवर करना है। बट तुम्हें बस अभी ये पॉइंट और क्या नोट करना है कि एस वर्सेस एक्स ग्राफ में पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बोथ केसेस में। बोथ केसेस मतलब कंप्रेशन के केस में भी और रेयरफैक्शन के केस में भी। समझ आया? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन क्या होगा, जीरो, बोथ केसेस, कंप्रेशन के केस में भी और रेयरफैक्शन के केस में भी। यहाँ पे इसने डेल्टा पी वेरी वेरी लेस देन पी क्या लिखा, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर है, और ये पी क्या है, ये पी है इन एब्सेंस ऑफ साउंड वेव। मतलब जो ओरिजिनल प्रेशर है जब हमने साउंड वेव क्रिएट नहीं किया, और साउंड वेव क्रिएट करने के बाद जो प्रेशर आया, वो जो डिफरेंस है उन दोनों का, वो ओरिजिनल प्रेशर से बहुत कम होगा, है ना। जो डिफरेंस है, मतलब जो डेल्टा पी, जो चेंज आया प्रेशर का, वो बहुत स्मॉल होता है। मतलब जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जब मैं नहीं बोल रहा हूँ और जब मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त इस रूम में जो प्रेशर है उसके बीच का चेंज बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल प्रेशर है रूम का। कब? जब मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन एब्सेंस ऑफ साउंड वेव। समझ आई बात? मतलब जो ओरिजिनल प्रेशर है उससे बहुत छोटा सा ही चेंज आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तुम्हारा एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स ग्राफ और डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ, और दोनों इक्वेशन। अब नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, आ जाओ ना, फेज डिफरेंस। क्या लिखोगे यहाँ पे पॉइंट्स टू नोट में कि डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ और एस वर्सेस एक्स ग्राफ में π/2 का फेज डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक साइन का इक्वेशन है, एक कॉस का, तो π/2 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। सेकंड, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर क्या होगा, बोलो डेल्टा पी नॉट क्या था, ये तो चेंज इन प्रेशर है ना, बी के एस नॉट, और मान लेते हैं पी तुम्हारा प्रेशर है इन एब्सेंस ऑफ साउंड वेव। तो मुझे बताओ किसी भी पॉइंट पे क्या पी मैक्स का वैल्यू सिंपली पी प्लस डेल्टा पी होगा ना, मतलब पी प्लस बी के एस नॉट, और पी मिनिमम का वैल्यू कितना होगा, पी माइनस डेल्टा पी, मतलब कितना, पी माइनस बी के एस नॉट। ये प्रेशर एट एनी पॉइंट है ना, ये सब क्या है, प्रेशर एट एनी पॉइंट। वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, पी प्लस डेल्टा पी, और मिनिमम कितना हो सकता है, पी माइनस डेल्टा पी। पी तो होगा ही, वो तो एब्सेंस ऑफ साउंड वेव में भी था, चेंज तुमने डेल्टा पी किया है, तो पी प्लस डेल्टा पी कहाँ पे आएगा, जहाँ कंप्रेशन आएगा। पी माइनस डेल्टा पी कहाँ पे आएगा, जहाँ रेयरफैक्शन आएगा। समझ आया सभी को ये चीज़? तो तुम्हें प्रेशर ऐड करना है। कंप्रेशन के केस में ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा और रेयरफैक्शन के केस में प्रेशर कम होगा। इनफैक्ट कंप्रेशन में ये चीज़ डेल्टा पी नॉट हो जाएगी और रेयरफैक्शन में भी ये डेल्टा पी नॉट हो जाएगा। बट हर पॉइंट का प्रेशर पी से कुछ डिफरेंट होगा। पी से ज़्यादा भी हो सकता है अगर पार्टिकल पास पास हुए तो, पी से कम हो सकता है अगर पार्टिकल दूर दूर हुए तो, है ना। तो पी मैक्स इज डेल्टा पी नॉट और ये डेल्टा पी नॉट, ये कंप्रेशन की जगह पे और ये रेयरफैक्शन की जगह पे। क्लियर सभी को ये चीज़? तो ये जस्ट एक और थ्योरेटिकल सा पॉइंट है ना। अब अपने को जो यहाँ पे आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी वो ये पढ़ना है कि एक एस वर्सेस एक्स ग्राफ से हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कैसे पहचानेंगे, है ना। मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें ये सिखाया कि कंप्रेशन हो या रेयरफैक्शन हो, है ना। मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, मैं साइन का ही बना रहा हूँ, साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, तुम्हें मालूम है। लेट अस से ये एस वर्सेस एक्स ग्राफ है ना, एस वर्सेस एक्स।
मुझे बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट्स कंप्रेशन का पॉइंट्स है, कौन सा रेयरफैक्शन का है, किनमें से, इन पॉइंट्स से, है ना। ये तो सोर्स है, इसको छोड़ दो, है ना। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, है ना। ए बी सी डी, इन सब में या तो कंप्रेशन है या रेयरफैक्शन है। बट कौन सा कंप्रेशन है कौन सा रेयरफैक्शन, अपने डेल्टा पी वर्सेस एक्स का पता बहुत करना आसान है। क्या कैसे पता करोगे, जो पीक्स होगा, मैक्सिमा होंगे डेल्टा पी वर्सेस एक्स का, वो सब कंप्रेशन होंगे, मिनिमा सारे रेयरफैक्शन होंगे। बट एस वर्सेस एक्स में कहानी इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है देखो ध्यान से ना। ठीक है, देखो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों बनते हैं, है ना। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में, जब हम एस वर्सेस एक्स ग्राफ देख रहे हैं। क्लियर। तो अभी तुम ध्यान से देखो, हम जस्ट स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। ये ना मीडियम के पार्टिकल्स हैं, सब अपने अपने मीन पोजीशन पे है ना। ये ऑरेंज, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, ब्लू, सब पार्टिकल्स अपने अपने मीन पोजीशन पे। मैं कोई एक ऑसिलेशन अज्यूम करता हूँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी ऑसिलेशन होगा और क्या चीज़ एग्जैक्टली होगी वो तुम देखना। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अज्यूम राइट साइड इज पॉजिटिव। तो कोई भी पार्टिकल अगर अपने मीन पोजीशन से राइट जाता है मतलब उसने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिया है, और अगर मीन से लेफ्ट जाता है मतलब उसने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लिया है। क्लियर सभी को। तो लेट अस से हम एक पर्टिकुलर, देखो इसने, ये ब्लू वाले पार्टिकल ने क्या किया, ये राइट साइड गया, मतलब इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ आया सभी को। उसी तरह अगर कोई पार्टिकल लेफ्ट लेगा तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। देखो ऐसे ही रेड पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट आया मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेगेटिव। जैसा एसएचएम में हम मानते हैं, है ना, राइट, अगर वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अब लेट अस से कि ये जो तुम्हारा ऑरेंज वाला पार्टिकल है ना, ये वाली लाइन, ये सेंटर ऑफ कंप्रेशन है। याद करो कंप्रेशन कहाँ होता था, जहाँ पे सारे पार्टिकल पास पास आ जाते थे। क्लियर। तो मान लेते हैं ये ऑरेंज पार्टिकल सेंटर ऑफ कंप्रेशन है। क्लियर। सेंटर ऑफ कंप्रेशन मतलब क्या, ये ऑरेंज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैं जीरो रखूंगा। एस वर्सेस एक्स ग्राफ में ए बी सी डी, ये सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है, जीरो। ठीक है। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें ये पहचानना सिखा रहा हूँ कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में क्या डिफरेंस होगा एस वर्सेस एक्स ग्राफ में। ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, लेट अस से पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। इसको मैंने सेंटर ऑफ कंप्रेशन माना, मतलब ये ऑसिलेट, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अभी देखो ये क्या हो गया, कैसा मोशन हुआ पार्टिकल्स का। क्या ऑरेंज के आसपास कंप्रेशन बना, क्योंकि देखो पार्टिकल्स पास पास आ गए ना, यहाँ पे बोलो पास पास आए ना पार्टिकल्स। जस्ट फिर से अगर मैं तुम्हें प्ले करके दिखाऊं तो देखो तुम्हें ये चीज़ दिखाई देगा। बोलो ये ऑसिलेशन का कुछ पार्ट मैंने तुम्हें, सॉरी, है ना, मैंने ऑसिलेशन का कुछ पार्ट मैंने तुमको शो किया। क्लियर। तो पार्टिकल क्या हो गए, देखो ऑरेंज के पास पास आ गए। अब क्या हुआ देखो, ये ग्रीन पार्टिकल यहाँ था और रेड पार्टिकल यहाँ था, है ना। ग्रीन पार्टिकल ने इस पोजीशन को छोड़ा है और रेड वाले पार्टिकल ने इस पोजीशन को छोड़ा है ना, सब इधर आए। क्लियर। तो मैं ऑरेंज के जस्ट आजू बाजू वाले पार्टिकल को देख रहा हूँ, ये वाले ग्रीन, है ना। तुम ये गलती से ये मत समझ लेना कि मैं उस ग्रीन की बात कर रहा हूँ, ये पार्टिकल है ये, है ना, जो इधर गया। ठीक है। इसको इरेज करते हैं, और ये वाला जो ग्रीन पार्टिकल है वो यहाँ था, तो ये इधर से इधर गया है और ये इधर से इधर गया है। ऑरेंज अपनी जगह पर है, रेड यहाँ से यहाँ आया है ना, और ये जो ब्लू था ये इधर से इधर आया है। तो सब के सब पार्टिकल देखो ऑरेंज के पास आ रहे हैं। ऑरेंज का डिस्प्लेसमेंट मीन से जीरो है, मतलब ऑरेंज क्या है, ये कंप्रेशन वाला पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे कंप्रेशन बन रहा है, इसको हम सेंटर ऑफ कंप्रेशन भी कहते हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो। तो इस रीजन में पार्टिकल्स क्या आ गए, बिल्कुल पास पास। तो ऑरेंज के जस्ट पीछे वाला पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और ऑरेंज के जस्ट आगे वाला पार्टिकल का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तभी तो ऑरेंज के पास पास आएंगे ना पार्टिकल। पीछे वाला अपने मीन पोजीशन से आगे होना चाहिए और आगे वाला अपने मीन पोजीशन से पीछे होना चाहिए।
क्या ये पॉइंट तुम्हें याद रहेगा? तो अब इस ग्राफ में देखो, अगर मैं पॉइंट ए को देखता हूँ तो उसके जस्ट पहले जो पार्टिकल है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और उसके जस्ट बाद वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना, क्योंकि ग्राफ नीचे आ गया एक्स एक्सिस से। जस्ट ए के पहले वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ए के बाद वाले का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है ना, एग्जैक्टली। ऑरेंज से जस्ट पहले वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और ऑरेंज से जस्ट बाद वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है ना, यहाँ से यहाँ गया है वो। क्लियर? इसको मैं इरेज करता हूँ, दिस है ना, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है और ये पार्टिकल यहाँ से आया, तो जस्ट पीछे वाले का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जस्ट आगे वाले का नेगेटिव, तभी कंप्रेशन बनेगा। इसका मतलब जो पॉइंट ए है वो कंप्रेशन का पॉइंट है ना, दैट मीन्स पॉइंट ए इज कंप्रेशन। क्लियर सभी को? उसी तरह सी में भी हुआ है, उसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल है, उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और जस्ट आगे वाले का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वो नीचे है, तो इसीलिए सी भी कंप्रेशन है। और अगर आगे तुम इधर जाओगे, अगर ये पॉइंट को तुम ई लेबल करते हो तो वो भी कंप्रेशन है। तो ऑब्वियसली अब तुम्हें पता चल गया होगा कि रेयरफैक्शन कैसे फाइंड करना है, बट फिर भी हम उस वीडियो को देख करके पूरा से समझते हैं। आ जाओ। है तो इन सब का डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पोजीशन से पीछे की तरफ हुआ है ना, एक का पीछे वाले का आगे और आगे वाले का पीछे। क्लियर? अब रेयरफैक्शन में क्या होगा, है ना, इस ब्लैक वाले को हमने रेयरफैक्शन का सेंटर मान लिया, तो देखो सब उससे दूर चले गए। बोलो सब दूर गए ना, अभी जस्ट यही चीज़ हुई ना। एक बार फिर से हम लोग करते हैं, तो देखना हम ब्लैक वाले को अपने रेयरफैक्शन का सेंटर मानते हैं, तो ब्लैक वाला अपनी जगह पे रहेगा और आजू बाजू वाले देखो उससे दूर चले गए। क्लियर सभी को? तो ये ब्लैक वाला क्या है, ये सेंटर ऑफ रेयरफैक्शन हो गया आप, है ना, क्योंकि इसका भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये रेयरफैक्शन कैसे हुआ, क्योंकि देखो यहाँ से पार्टिकल क्या चले गए हैं, दूर दूर। तो तुम देखो ये येलो वाला यहाँ पे था, है ना, येलो वाला यहाँ पे था, और ये जो ब्लू वाला भाई है वो यहाँ पे था, सॉरी वहाँ नहीं था, ब्लू वाला जो भाई है वो यहाँ पे था, है ना, इधर था ये। तो येलो वाला अपने मीन पोजीशन से पीछे गया है और ब्लू वाला अपने मीन पोजीशन से आगे गया है। तो तुम जस्ट आजू बाजू वाले पार्टिकल को देखोगे, जो उसके लेफ्ट पे पार्टिकल है ब्लैक के, है ना, ब्लैक के लेफ्ट वाला पार्टिकल है उसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ब्लैक के राइट वाले पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तभी तो यहाँ पे दूर दूर हो गए पार्टिकल और क्या हो गया, रेयरफैक्शन बना। तो वो चीज़ हमें एस वर्सेस एक्स ग्राफ में कहाँ दिख रहा है, बोलो बी के जस्ट पीछे वाला पार्टिकल का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और आगे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मतलब बी से पार्टिकल क्या चले गए होंगे, दूर दूर चले होंगे। बी तो अपने मीन पोजीशन पे ही है, इसलिए ये पॉइंट रेयरफैक्शन है और ये पॉइंट भी रेयरफैक्शन है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे मीन पोजीशन, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, सबको क्लियर है। तुम जस्ट आगे पीछे वाले पार्टिकल को देखोगे ना, कोई भी एक पॉइंट पे, अगर उसके पीछे वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से आगे है और आगे वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे है, तो पार्टिकल पास पास आगे होंगे और क्या हो गया होगा, कंप्रेशन। ठीक उल्टा रेयरफैक्शन में होगा। और उस चीज़ को यहाँ पे फिर से एक बार ग्राफ से भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब हम उस चीज़ को देखते हैं, है ना। इस पार्टिकल का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इस पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो यहाँ पे रेयरफैक्शन बना है, जस्ट पीछे वाला पार्टिकल नेगेटिव और जस्ट आगे वाला पार्टिकल पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, तुम देखो ना, ऑरेंज क्या था, कंप्रेशन है ना, ये देखो कंप्रेशन बना, पीछे वाला पार्टिकल का आगे डिस्प्लेसमेंट और आगे वाले पार्टिकल का पीछे डिस्प्लेसमेंट। तो उसी वक्त क्या हो गया है, ब्लैक से जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले गए, है ना। ये इस चीज़ को इसने ग्राफ पे बनाया, देखो क्या बना के दिखा रहा है वो तुम्हें ग्राफ में, वो तुम्हें ना एस वर्सेस एक्स ग्राफ बना के दिखा रहा है। ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसलिए देखो उसने यहाँ पे इतना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिया। इस लाइट ग्रीन वाले पार्टिकल का थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो उसने उसका यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बनाया। फिर इस ब्लू वाले का इतना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको उसने यहाँ पे बनाया। जो ब्लू पार्टिकल यहाँ था, इस पार्टिकल का ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सेस बना रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एस वर्सेस एक्स ग्राफ में एस होता तो वाई एक्सेस पर ही है ना, तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन से, उसको यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। ये ग्रीन वाले का, लाइट ग्रीन वाले का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो लाइट ग्रीन वाले के पोजीशन पे प्लॉट हुआ है,
और ये वाला जो दूसरा ग्रीन का कलर है उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो इस पोजीशन पे प्लॉट हुआ है ना। ये ब्लू वाले का ओरिजिनल पोजीशन यहाँ था, इस वाले का यहाँ था। अगर मैं इसको 1 2 3 लिख दूँ तो ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, है ना। ये 3 का ओरिजिनल, 2 का ओरिजिनल और 1 का ओरिजिनल। क्लियर। तो 1 का डिस्प्लेसमेंट, 2 का और 3 का। उसी तरीके से ऑरेंज वाले का डिस्प्लेसमेंट का है, वो उसका 0 है तो वो यही रह जाएगा, है ना। बट अब रेड वाले का देखो, रेड वाला क्या है, ये पीछे आया है तो उसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखना वो ऐसे नीचे बनाएगा। ये ब्लू वाला भी पीछे आया है तो उसका ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा है और तो इधर। फिर ये येलो वाला भी पीछे आया है बट ये कुछ कम आया है ब्लू से, तो इसलिए उसका ऐसा बनाएगा। और फिर ब्लैक वाला मीन पे रह गया था तो ऐसा बनाएगा। तुम देखना इस तरीके का इसका साइन ग्राफ पूरा कंप्लीट होगा अब, ठीक है। क्लियर। तो भी तुम देखो इन सब का डिस्प्लेसमेंट, ये सब का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये सब अपने अपने मीन पोजीशन से पीछे आए हैं और 1 2 3 जो थे अपने मीन पोजीशन से आगे गए थे, है ना। और इनको अगर मैं 4 5 6 बोल दूं तो 4 5 6 अपने मीन पोजीशन से पीछे आए थे। क्लियर। तो उनका डिस्प्लेसमेंट हमने नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एस वर्सेस एक्स ग्राफ बन रहा है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वो किस टाइप का बना। क्लियर सभी को। ये हमारा एस वर्सेस एक्स ग्राफ है और इसीलिए ये जो पॉइंट है इसके ऑरेंज, ये सेंटर ऑफ कंप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट है ना, इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट क्या है, वो आगे है मीन पोजीशन से अपने, है ना, और इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट पीछे है मीन पोजीशन। दैट इज व्हाई दिस इज अ कंप्रेशन। क्लियर है सभी को ये चीज़, ये कंप्रेशन का ग्राफ। और वही चीज़ हमारे ग्राफ में भी हो रहा है ना, यहाँ देखो ए कंप्रेशन है और वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी कि ये कंप्रेशन है ना। दिस मस्ट बी पॉइंट ए, जो हमने पॉइंट ए वहाँ पे बनाया, ठीक है। तो जब भी पीछे वाला पार्टिकल आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे आ जाएगा तो कंप्रेशन होगा, और उसका ठीक उल्टा कब होगा, जब रेयरफैक्शन होगा। उस केस में भी ऐसा वाला ग्राफ बना करके हम लोग देख लेते हैं, है ना। आ जाओ, ठीक है। रेयरफैक्शन के केस में क्या होगा, है ना, उस केस में तुम्हारा जो पीछे वाला पार्टिकल है, ठीक है, चलो देखते भी हम लोग। रेयरफैक्शन का भी हो सकता है इसने आगे सेम तरीके से ट्रीटमेंट किया हो। देखो पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई येलो पीछे गया, ब्लू भी पीछे गया, देखना इन सब का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बनाया जाएगा। क्लियर। और ये सब अपने अपने मीन पोजीशन से आगे गए इधर राइट साइड वाले, तो इन सब का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बनाया जाएगा। तो उसको उसने ग्राफ के नीचे बनाया और इन सबको एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया जाएगा। ये भी तुम्हारा कौन सा ग्राफ है, ये भी एस वर्सेस एक्स ग्राफ है ना, एस वर्सेस एक्स। क्लियर। तो तुम देखो ऐसा ग्राफ बन गया यहाँ पे। क्लियर। और ये जो ऑरेंज था ये फिर से क्या मिल गया तुम्हें, यहाँ पे कंप्रेशन मिल गया। तो एक रेयरफैक्शन फिर कंप्रेशन, है ना। ये रेयरफैक्शन क्यों है, क्योंकि पीछे वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से पीछे गया है, आगे वाला अपने मीन पोजीशन से आगे गया है। तो उस तरीके से तुम्हारा ये क्या ग्राफ बन गया, फिर से ये ग्राफ बन गया तुम्हारा, सॉरी ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बन गया, ये रेयरफैक्शन बन गया। क्लियर सभी को ये चीज़। तो इस तरीके से हमारा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन गया ना। पास पास वाले पार्टिकल सब कंप्रेशन है, दूर दूर वाले रेयरफैक्शन है। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोला जाता है। क्लियर। सिमिलरली अगर ये रेयरफैक्शन का सेंटर है और ये दूसरे रेयरफैक्शन सेंटर है तो इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या होती है, एक वेवलेंथ। क्लियर। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन की दूरी एक वेवलेंथ कहलाती है और एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन की दूरी एक वेवलेंथ कहलाती है। ये पार्टिकल्स की जगह यहाँ पे लाइन बनाए गए हैं ना, बिल्कुल पास पास लाइन है तो कंप्रेशन है और दूर दूर लाइन है जहाँ पे वो बीच बीच में वो रेयरफैक्शन। तो एक कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, वो तुम्हें हमेशा मिलेगा। क्लियर। तो एस वर्सेस एक्स ग्राफ में हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा ग्राफ पॉइंट कंप्रेशन का और कौन सा रेयरफैक्शन का। तुम सिंपली लिख लो, है ना, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके पीछे वाला पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से आगे है और आगे वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन बन रहा है ना। पार्टिकल ऑन द लेफ्ट का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और पार्टिकल ऑन द राइट का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो कंप्रेशन है। ठीक उल्टा कब होगा, रेयरफैक्शन में। पार्टिकल ऑन द लेफ्ट का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है और राइट का पॉजिटिव, तो रेयरफैक्शन। बस इतना छोटा सा, भावनाओं को बट अच्छे से समझना जरूरी है, इसलिए हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये थे तुम्हारे वेव इक्वेशंस, है ना, दो टाइप के, और कैसे तुम एस वर्सेस एक्स ग्राफ से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पहचानोगे। ठीक है। अब एक आता है डेंसिटी वेव इक्वेशन, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सिंपली तुम मुझे बताओ, पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है,
उसके कारण डेंसिटी में चेंज होगा। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अगर पार्टिकल्स पास पास आ गए तो इसका मतलब ज़्यादा क्लोज पैक हो गया ना स्ट्रक्चर, तो उसकी डेंसिटी चेंज कर जाएगी ना। मतलब अब थोड़े अगर पार्टिकल जहाँ पास पास आ गए वहाँ थोड़ी दूर में ज़्यादा मास हो जाएगा, तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो डेंसिटी वेव इक्वेशन तुम्हारा क्या होता है? डेंसिटी वेव इक्वेशन इज डेल्टा रो इज इक्वल टू रो के एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है कि इस इक्वेशन में रो क्या है? डेंसिटी है ऑफ मीडियम। के क्या है? वेव नंबर। एस नॉट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डेल्टा रो क्या है? चेंज इन डेंसिटी। बस सिंपल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर भी अगर साइन है तो डेल्टा रो भी साइन है। क्यों? डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पार्टिकल पास पास आएंगे, और प्रेशर भी तो वहीं ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें एक लाइन क्या लिखना है कि डेंसिटी वेव इक्वेशन एंड प्रेशर वेव इक्वेशन आर इन सेम फेज। उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में π/2 का फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट और डेंसिटी में भी π/2 का फेज डिफरेंस होगा, लेकिन प्रेशर और डेंसिटी में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? तो अपने को बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखना इंपॉर्टेंट नहीं है साउंड वेव्स का, बट फिर भी मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी और अच्छे से तुम्हें समझा दिया। कंप्रेशन रेयरफैक्शन बिल्कुल पहचानना आना चाहिए तुम्हें। ठीक है? इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।